नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है बुढ़ापा बैरी, एक एक दिन काटना हो गया भारी। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप कहानी सुन सकें। तो आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए एक से एक नई बेहतरीन कहानी लेकर आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त मोटी रकम लेकर रिटायर होता है। पेंशन भी मिलती है तो बुढ़ापा काटना आसान हो जाता है। परंतु शेखर जी ठहरे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी। भला सेवानिवृत्ति के समय उन्हें क्या मिलना था। खाली हाथ घर लौटे थे। जीवन भर कड़ी मेहनत की, थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी। यह तो पत्नी कम खर्चीली थी जिसने अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाकर थोड़ी थोड़ी बचत करते हुए इतना जोड़ लिया था कि बेटी का विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। उसकी शादी में दान दहेज भी ठीक ठाक दे दिया गया। शेखर जी का बेटा पढ़ाई में अच्छा था, इसीलिए अपनी मेहनत के बलबूते दिल्ली में एक अच्छी कंपनी में उसे नौकरी भी मिल गई। तनख्वाह अच्छी है परंतु शहर भी तो महंगा है। वह अपने परिवार सहित दिल्ली में ही रहता है। बुजुर्ग माँ बाप शेखर जी वह शकुंतला जी गांव में ही रहते। छोटी छोटी बचत करके एक पॉलिसी ली थी जिसका पैसा मिला तो शेखर जी ने बैंक में जमा करा दिया। सोचा बुढ़ापे में काम आएगा, परंतु बुढ़ापे में कब, बुढ़ापा तो अभी 65 वर्ष से ऊपर की आयु हो गई। सोचा न जाने कितने साल इस जीवन के और बाकी। पैसा तो गांठ में होना ही चाहिए, क्या पता कोई बड़ी बीमारी घेर ले तो फिर किसके सामने हाथ फैलाएंगे। बेटे का तो अपना रोजमर्रा का खर्च ही चलता है, इसीलिए बुजुर्ग माँ बाप गाँव में ही रहते। वे सोचते थे कि जितनी जिंदगी गांव में कट जाए उतना ही अच्छा है। बेटे के पास अंतिम समय में जाकर रह लेंगे। अभी से उस पर बोझ क्यों बनना। शकुंतला जी की आदत है कि वह सुबह 5 बजे ही उठ जाती है और अंधेरे में ही घर में झाड़ू लगाना शुरू कर देती। फिर नहा धोकर अपनी पूजा पाठ में लग जाती है और उसके बाद ही चाय नाश्ता बनाती है। लेकिन दिसंबर की कड़ाके की ठंड में इतना सब कर पाना कैसे संभव। बुजुर्ग हड्डियाँ जवाब दे जाती है। शेखर जी ने कहा, ऐसी भी क्या जल्दी, दिन निकल आए तो काम कर लिया करो। तुम्हें कौन सा छोटे बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है। अब तो मैं भी नौकरी पर नहीं जाता, परंतु तुम हो कि हाय तौबा मचा कर रखती हो। जरा देर से उठोगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। शकुंतला जी ने कहा, सूर्य उदय से पहले घर में झाड़ू लग जानी चाहिए। इससे लक्ष्मी खुश होती और घर धन धान्य की बरकत होती। शेखर जी ने मुट्ठी भींच ली। सही कहती हो तुम, बरकत तो बहुत हुई, वरना छोटी सी नौकरी में 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही काफ़ी। परंतु भगवान की कृपा से हमारे दोनों बच्चे खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे। एक दिन कड़ाके की ठंड थी, रात को बारिश हुई थी, शायद कहीं पर ओलावृष्टि भी हुई होगी। शीतलहर चल रही थी। शकुंतला देवी कहाँ मानने वाली थी। सुबह उठकर आंगन बुहार दिया और वैसे ही जैसे पहले किया करती थी। फिर नहा धोकर चाय बनाने बैठी तो साथ में हरा साग भी काटने लगी। शेखर जी ने कहा, भाग्यवान, तुम्हें ठंड लग जाएगी, थोड़ी देर रजाई में बैठकर आराम कर लिया करो। परंतु शकुंतला जी नहीं मानी और हुआ भी वैसा ही जैसा शेखर जी ने कहा था। दिन भर थकान बनी रही। रात को लेटी तो दर्द से कहरा रही थी। अगले दिन सुबह उठा नहीं गया। शेखर जी ने पत्नी की खस्ता हालत देखी तो स्वयं ही झाड़ू लगाने लगे। फिर चाय बना लाई। शकुंतला जी का बुजुर्ग शरीर बुखार से तप रहा था। शेखर जी ने मुट्ठी भींच ली और मन ही मन सोचने लगी, कितना अच्छा होता यदि एक काम वाली बाई का बंदोबस्त हो जाए तो शकुंतला जी के रोजमर्रा के कार्यों में मदद हो जाएगी। लेकिन सोचने लगी, थोड़ा सा तो पैसा है, अभी इस्तेमाल करूं या भविष्य के लिए बचा कर रखूं। पति पत्नी ने अपने ऊपर काफ़ी कंजूसी करनी शुरू कर दी थी। पैसे का सुख भोगने की इच्छा तो थी, लेकिन मरते दम तक एक मोटी थैली हाथ में होना भी तो जरूरी है। शकुंतला जी बीमार पड़ गई। अब तो बेटी भी मायके कम ही आती क्योंकि अब उसके मन मुताबिक लेन देन नहीं हो पाता। रिश्तों का मोह भी कम सा हो गया। शकुंतला जी के सीने में दर्द हो रहा था।
घर में जितनी दवाइयाँ थी इस्तेमाल कर ली, परंतु आराम नहीं हुआ। सस्ते डॉक्टर से इलाज कराया, फिर उन्होंने पड़ोसियों की सलाह मानकर 100 रुपये की 3 पुड़िया देने वाले होम्योपैथिक के डॉक्टर की दवाई भी ले ली, लेकिन दर्द में कोई कमी नहीं आई। कहना आसान था, परंतु पत्नी की बेचैनी बढ़ रही थी। एक ही बात दोहरा रही थी, बेटी को बुला दो, उसे देखने को बड़ा जी चाह रहा है। शेखर जी ने बेटी को फ़ोन लगाया और बोला, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, चिंता की कोई बात नहीं, पर तुम्हें और बच्चों को देखना चाहती है। हो सके तो तुम एक बार आ जाओ, कुछ देखभाल भी हो जाएगी। यह कहते हुए शेखर जी काफ़ी भावुक हो गए और अगले ही दिन बेटी 10 दिन के लिए रहने अपने मायके आ गई। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले से लगकर ऐसे रोई मानो बरसों बाद मिल रही हूँ। औपचारिक बातचीत और तबीयत के बारे में पूछने के बाद बेटी ने रसोई की तरफ रुख किया। रसोई में जाकर देखा, फिर तुरंत ही बाहर आ गई और बोली, पिताजी आपके कॉफ़ी पीने का समय हो गया है, परंतु किचन में ना तो कॉफ़ी है और ना ही दूध। लाइए जल्दी से पास वाली दुकान से कॉफ़ी पाउडर और 1 किलो दूध ले आई। शेखर जी कुर्सी से कॉफ़ी पाउडर और दूध लेने के लिए उठे तो नाती ने उंगली पकड़ ली और बोला, नाना जी मैं भी चलूँगा आपके साथ दुकान पर, मुझे टॉफ़ी और चॉकलेट खानी है। शेखर जी मन ही मन हिसाब लगाने लगे। 10 रुपये की चॉकलेट, 60 रुपये का दूध और 100 रुपये का कॉफ़ी पाउडर, कुल मिलाकर 200 रुपये के नोट की बलि देनी पड़ेगी। परंतु बेटी से कैसे कहे कि उन्होंने कॉफ़ी पीना छोड़ दिया। बचत जो करनी है, सारा सामान लाकर बेटी को थमा दिया। बेटी अगले ही पल रसोई के सामान की लिस्ट बनाने लगी और पिताजी को संबोधित करते हुए बोली, पिताजी आप लोग कैसे रहते हैं? रसोई में ना दाल है, ना मिर्च मसाले और ना ही काजू बादाम। भला आप लोग खाते क्या है? तभी तो हड्डियां दिखाई दे रही हैं और माँ भी बीमार हो गई। कुछ खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं आ गई हूँ, आप लोगों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। देखना आप कुछ दिनों में ही मोटे हो जाओगे। बड़बड़ाते हुए बेटी ने रसोई के सामान की लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी और शेखर जी को थमा दी। शकुंतला जी चारपाई में पड़ी खर्चे का हिसाब लगा रही थी। मोटा मोटा 1000-1500 से अधिक का सामान आएगा। अब बेटी को कौन समझाए कि कंजूसी करने की आदत पड़ गई है। बचत करनी है, एक टाइम सब्जी बनाते हैं, मिर्च मसाले की क्या जरूरत। बुढ़ापे में तो वैसे भी ऐसी चीज़ें पचती कहाँ हैं, और काजू बादाम खाकर कौन सा हमें कुश्ती लड़नी है। परंतु बेटी जिद पर अड़ी थी तो शेखर जी किराने की दुकान से सामान ले आए। आज का काम जैसे तैसे निपट गया। अगले दिन सुबह दूधिया आया तो उसने 1 पाव दूध जग में डाल दिया। बेटी ने कहा, अरे अंकल यह क्या, सिर्फ 1 पाव दूध? दूधिया ने कहा, हाँ बिटिया रानी, माँ जी हर रोज़ 1 पाव दूध ही लेती है, वरना हम वह दिन कहाँ भूले जब इस घर में हर रोज़ 3 किलो दूध देते थे। बेटी ने कहा, अच्छा ठीक है, ऐसा करिए आप, अब जब तक मैं हूँ आप 2 किलो रोज़ दूध दे दीजिए और मेरे चले जाने के बाद 1 किलो दूध रोज़ देना है। शेखर जी पास में खड़े थे। बेटी ने फटकार लगाते हुए कहा, बाबूजी यह क्या बात हुई? 1 पाव दूध में होता क्या है? 2 टाइम की चाय में ख़त्म हो जाता होगा। आप लोग कुछ भी ढंग से खाते पीते नहीं, तभी तो आप दोनों की हालत ऐसी हो गई है। शेखर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी अब इंसान को बूढ़ा तो होना ही होता है, कब तक मोटे ताजे बने रहेंगे? अपने समय पर उम्र अपना असर तो दिखाती ही है। बेटी गुस्से में थी, चिंता जताते हुए बोली, माँ को तो मैं देख लूँगी, पर आप भी खाने पीने के मामले में बहुत कंजूस हो गए हैं। अब आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत? आपके दोनों बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, सारी जिम्मेदारियां निपट चुकी, तो अच्छा क्यों नहीं खाते? बैंक में जमा पैसों का क्या अचार डालेंगे? कमाल करते हैं आप, मेरी ससुराल में भी बेइज्जती कराएंगे। अब तक तो मैं बड़े गरूर से कहती हूँ कि मेरे माँ बाप बुढ़ापे में भी बहुत शान से रहते हैं। बेटी 10 दिन तक रहेगी, मोटा मोटा कई हज़ार पर हाथ साफ हो जाएगा। दोनों बच्चों को हर रोज़ शाम को कहीं ना कहीं घूमने जाना होता है। चाट पकौड़ी और चॉकलेट चाहिए। 100 का नोट तो देखते ही देखते साफ हो जाता है। तभी रसोई घर से बेटी की आवाज़ आई, अरे माँ देसी घी कहाँ है? दाल में तड़का लगाना है। शकुंतला जी ने धीरे से कहा, बेटी डॉक्टर ने घी खाने से मना किया है, इसीलिए हम तेल में तड़का लगाते हैं। तुझे घी में लगाना है तो आधा किलो तेरे लिए मंगवा देती हूँ। बेटी ने कहा, लो
यह भी कोई बात हुई? क्या आप लोग सूखी रोटी खाते हैं? बाबूजी, 5 किलो देसी घी आज शाम तक आ जाना चाहिए। माँ के लिए गोंद के लड्डू भी बनाने हैं। ऐसे कमजोरी दूर नहीं होगी। पता नहीं आप लोगों ने घर का कबाड़ खाना बना रखा है। कुछ खाते नहीं तभी तो आप बीमार रह पड़ते हैं। मैं भाभी को शिकायत करूंगी कि आप लोगों की सुध लेते रहे। आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। शकुंतला जी शेखर जी से शिकायती अंदाज में कहने लगी। यह तो प्राय समझकर लुटा रही है। सामान उतना ही लाना जितनी ज़रूरत हो। मुझे नहीं खाने गोंद के लड्डू। यदि अपने बच्चों को खिलाने हैं तो सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देती? लगता है मुझे ही कल से रसोई संभालनी पड़ेगी। फिर सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अभी तो 2 दिन ही भी नहीं हुए और हजारों रुपए खर्च करवा दिए। 1-2 दिन बाद कहेगी कि ससुराल वापस जाना है, शॉपिंग भी करनी है, बच्चों के लिए कपड़े, दामाद जी के कपड़े और छोटा मोटा सामान। ऐसा करना, बैंक जाकर कुछ पैसे निकलवा लाना। शकुंतला जी ने स्वयं को ही उल्हाना देते हुए कहा। अब बुलाई है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। कुल मिलाकर 10 दिन बेटी मायके में रही। माँ की अच्छी खातिरदारी भी की और ले देकर ससुराल चली गई। अपने भाई को दिल्ली फ़ोन लगाकर शिकायत भी कर दी कि भैया माँ बाबूजी बीमार रहते हैं, अब उनकी सेवा आपको करनी चाहिए, उन्हें अपने पास बुला लीजिए। लगे हाथों बेटे का फ़ोन भी आ गया और बेटे ने एक नया फरमान सुना दिया। माँ बाबूजी अपना सामान बांध लीजिए, अगले सप्ताह मैं आप दोनों को लेने आ रहा हूँ। अब से आप मेरे साथ दिल्ली में रहेंगे। शेखर और शकुंतला जी ने बेमन से अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। अगले सप्ताह बेटा लेने भी आ गया। बहू ने चमचमाते चेहरे से होठों पर झूठी मुस्कान ओढ़कर सास ससुर का स्वागत किया, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पोता दादी से चिपक गया तो नन्ही पोती को शेखर जी ने गोद में उठा लिया। शकुंतला और शेखर जी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। सुबह उठते ही थे कि पुत्र का स्वर कानों में पड़ा। वह अपनी पत्नी से कह रहा था, सुनो, 1 किलो दूध ज़्यादा ले लेना। माँ बाबूजी सुबह नाश्ते में दूध लेते। बहू ने उत्तर दिया, दूध का बिल बढ़ जाएगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? और फिर यह तो सिर्फ दूध है, मक्खन, दालचीनी, आटा, हर चीज़ बढ़कर आएगी। बेटे ने झुंझुलाते हुए कहा, ओहो, अब यह हिसाब किताब बाद में करना। माँ बाबूजी हमारे पास रहने आए हैं, उन्हें ठीक तरह से रखना हमारा कर्तव्य है। बहू ने उत्तर दिया, तो मैं कोई रोक तो नहीं रही, यही तो कह रही हूँ कि खर्चा बढ़ेगा, कुछ पैसों का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। बंदी बधाई तनख्वाह के अलावा हमारे पास और है ही क्या? बेटे ने उदासीन स्वर में कहा, देखो, मैं समय रहते कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर कर दूंगा। आज ही ओवर टाइम की बात करके आऊँगा, कुछ घंटे अधिक काम कर लिया करूँगा, सब एडजस्ट हो जाएगा। बहू ने कहा, ठीक है, मैं बच्चों का दूध आधा कर देती हूँ, नाश्ते में सिंपल सब्जी बना दिया करूँगी। मटर पनीर खाना कोई ज़रूरी तो नहीं, खाने में घिया तोरी भी बुरी नहीं। हर रोज़ अच्छा खाना ना बनाकर 2-3 दिन में एक बार कोई स्पेशल डिश बना लिया करूँगी। शेखर और शकुंतला जी नाश्ता करने बैठे तो भरा गिलास दूध का देखकर शकुंतला जी ने आधा गिलास पोते के गिलास में डाल दिया और बोली, बहू, दूध बच्चों को दिया करो, इस उम्र में खूब दूध घी खाना चाहिए। हमारी तो उम्र हो चली, अब यह सब हजम भी नहीं होता। पत्नी का उदासीन चेहरा देख शेखर जी ने जोर से अपनी मुट्ठी भींच ली और सोचने लगे, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर पाता, तुम्हारी पसंद की चीज़ भर भर कर खिला पाता। फिर पत्नी की बात की पुष्टि करते हुए बहू से कहा, हाँ बहू, तुम्हारी सास के सीने में दर्द उठता है, काफ़ी दवाइयाँ दी परंतु जाता ही नहीं। यदि दिल्ली में कोई अच्छा डॉक्टर हो तो अपनी सास को दवाई दिलवा देना। बहू के बोलने से पहले ही बेटा बोल पड़ा, हमारी जान पहचान का कोई डॉक्टर तो नहीं, परंतु फिर भी मैं अपने ऑफिस में किसी से बात करता हूँ। बहू बोली, अरे कहाँ डॉक्टर के चक्कर में पड़ेंगे, यहाँ कोने में सड़क के उस पार घोड़े की नाल बनाने वाला एक लोहार है, उसकी बड़ी तारीफ सुनी, उसके पास एक खास दवा है, बड़े बड़े दर्द ठीक हो जाते हैं। बेटे ने भी हाँ में हाँ मिलाई, हाँ तुम ठीक कह रही हो। वह पैसा भी नहीं लेता, बस कबूतरों को दाना खिलाने का शौकीन है, इसीलिए कहता है कि पैसे की जगह 1-2 किलो दाना डाल दिया करो, वही काफ़ी। बहू बेटा आपस में बातें कर रहे थे। शेखर जी ने गहरी सांस ली। पत्नी साड़ी के पल्लू से मेज पर पड़ा डबल रोटी का टुकड़ा साफ कर रही थी। शेखर जी ने जोर से फिर मुट्ठी भींच ली और सोचने लगे,
काश इस मुट्ठी में अनगिनत रुपये होते, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि इन्हें आज खत्म करूं या कल या परसों या फिर कभी नहीं। बहू बेटे की आपसी बातचीत हुई। बेटा भी अपने दफ्तर जाने लगा तो बहू से बोला, सुनो, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो दे दो। दफ्तर से वापस लौटते समय रबड़ी और गाजर का हलवा लाना है, बाबूजी को बहुत पसंद है। बहू ने कहा, बाबूजी कहाँ भागे जा रहे हैं, और आज ही रबड़ी लानी जरूरी है क्या? रही बात गाजर के हलवे की तो 1 पाव ले आना, पेट भर कर खाना जरूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सभी चख लेंगे। बेटे ने कहा, ठीक है, और वह ऑफिस चला गया। शेखर जी सोचने लगे कि अपनी मुट्ठी भी की पकड़ कब ढीली करूं, क्या पैसे खर्च कर दूं या फिर भविष्य के लिए बचा कर रखूं। शकुंतला जी फिर से कहराने लगी, सीने में जोर का दर्द उठा। कुछ ही पलों में सब समाप्त हो गया। शेखर जी की आंखों के सामने पत्नी साथ छोड़कर चली गई। बेटा दफ्तर पहुंचा भी नहीं था कि वह उल्टे पांव वापस घर लौट आया। शेखर जी मुट्ठी के चंद रूपों के साथ अकेले रह गया। बुढ़ापा बैरी होता है, एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। सभी ने कहा था, हमने भी अपने तजुर्बे से यही सीखा था कि रिश्तों में गर्माहट के लिए पैसा होना जरूरी है। पैसे का सुख चाहे ना भोग सके, परंतु मरते दम तक हाथ में एक मोटी थैली हाथ में होनी जरूरी है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या सीख मिलती है कमेंट्स करके जरूर बताएगा, और इस कहानी में आज आपको किस किरदार की भूमिका अच्छी लगी यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानी लेकर आते रहें। तो आशा करता हूँ आपको यह कहानी भी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।